जम्मू कश्मीर सरकार ने जो 3 मेंबर की कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी को ये काम सौंपा था कि आप जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो कामकाज है उस कामकाज की समीक्षा करें और एक रिपोर्ट दें, और उस रिपोर्ट में आप हमें बताएं कि क्या कुछ इकदामात, क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए जिससे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की फंक्शनिंग को, उसके कामकाज करने के तरीके को और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। कमेटी को यह जिम्मेदारी भी दी गई थी कि जिस तरीके से टेंडरिंग प्रोसेस होता है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, और जो कुछ इल्जामात अभी तक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ऊपर लगे हैं, जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट के साथ साथ में जिस तरीके से प्राइवेट एजेंसीज को हायर किया जाता है, इन तमाम चीजों पर आप समीक्षा करें और आप एक रिपोर्ट तैयार करके हमें यह बताएं कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में क्या कुछ किया जाए जिससे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की एक तो फंक्शनिंग इंप्रूव हो और साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उनका विश्वास और उनका यकीन जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में दोबारा से पुख्ता हो। इस वक्त भी सूरत हाल यही है कि बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त भी शक व शुबे की कंडीशन में हैं, इस वक्त भी असमंजस की स्थिति में हैं। स्टूडेंट्स नहीं जानते कि रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट क्या है, क्योंकि रिव्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है, सिफारिशात की रिपोर्ट जो है, वो चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता को सबमिट कर दी हुई है। ये 3 मेंबर की रिव्यू कमेटी थी। इसमें कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी संजीव वर्मा, कमिश्नर सेक्रेटरी प्लानिंग डॉक्टर राघव लंगर और उसके अलावा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम आर के गोयल। ये 3 मेंबर की कमेटी थी जिसके चेयरमैन आर के गोयल थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल की। सिफारिशात की रिपोर्ट मुकम्मल करने के बाद कमेटी ने अब यह रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिकमेंडेटरी रिपोर्ट पर अब सरकार ने आने वाले दिनों में कार्रवाई करनी है। क्या कार्रवाई सरकार करेगी वो तो सरकार जानती है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला मामला तो ये कि सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट। सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन 21 अक्टूबर 2021 को निकली। 10 या नवंबर 2021 तक फॉर्म भरने की आखिरी डेट थी। उसके बाद फॉर्म भरने की डेट को एक्सटेंड किया गया 26 दिसंबर 2021 तक। 27 मार्च वो मनहूस दिन था जिस दिन सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का इम्तिहान हुआ, और 4 जून वो मनहूस दिन था जिस दिन इस इम्तिहान का नतीजा निकला। मैं इन दोनों दिनों को मनहूस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन दोनों दिनों ने 97,000 कैंडिडेट्स की यकीन और भरोसे को तोड़ा। इन दोनों दिनों ने 97,000 कैंडिडेट्स की मेहनत और उनके परिश्रम के साथ खिलवाड़ किया, मजाक किया, धोखेबाजी की। उसके बाद इसी के साथ में जेई सिविल जल शक्ति का मामला है। जेई सिविल जल शक्ति का मामला भी जो मेरे पास तारीखें हैं, उन तारीखों के मुताबिक अगर थोड़ा सा मैं उस पर जाऊं तो एग्जाम जो है वो मार्च में इसका इम्तिहान भी हुआ। मार्च 20 2022 को यह इम्तिहान हुआ। 163 पोस्टों के लिए इम्तिहान हुआ, और उसके बाद इस इम्तिहान को लेकर भी आप जानते हैं इल्जामात लगे। ये बताया गया कि इन दोनों इम्तिहानों में जो है पेपर बेचा गया है, पेपर खरीदा गया है, खरीदो फरोख्त हुई है। ये तमाम चीजें जो हैं वो तमाम इल्जामात लगे। उन तमाम इल्जामात के लगने के बाद हुकूमत हरकत में आई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई जिसमें आर के गोयल थे, मनोज कुमार द्विवेदी थे और उसके साथ में लॉ सेक्रेटरी अचल सेठी थे। इस 3 मेंबर की कमेटी ने जब रिकॉर्ड को खंगाला तो इन्हें वहां से कुछ सबूत मिले, जिन सबूतों की बिना पर उन्होंने हुकूमत को कहा कि यह मामला फौरन सीबीआई के हवाले कर दिया जाना चाहिए। हुकूमत ने मामला सीबीआई के हवाले किया। सीबीआई ने उसके बाद पड़ताल करनी शुरू की, और सीबीआई ने जब पड़ताल करनी शुरू की तो बड़े बड़े नाम जो है वो इस पेपर लीक स्कैम में सामने आ गए। पता चला कि जिस कंपनी को पेपर छापने के लिए दिया गया था वो कंपनी भी फर्जीवाड़ा कर गई, और उसके बाद यह भी पता चला कि किस तरीके से पेपर को ट्रांसपोर्ट किया गया, कैसे जम्मू पेपर आया, कैसे जम्मू में पेपर बिका, और वो तमाम चीजें हुई। और इतना संगीन मामला है कि अभी तक हाई कोर्ट ने जितनी बार भी बेल की कोशिश की जाती है, हाई कोर्ट बेल देने के लिए तैयार नहीं उन लोगों को जो लोग इस बेईमानी में, इस धोखाधड़ी में शामिल थे। अब ये सारा मामला हो चुका। मैं आज आपके साथ इसलिए जुड़ा हूं कि जो पैनल ने रिपोर्ट सबमिट की है, इस रिपोर्ट में क्या कुछ है ये तो पैनल की रिपोर्ट जिस समय पब्लिक होगी उस समय पता चलेगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो कुछ हमारे पास है वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। रिव्यू कमेटी गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 487 JK-GAD 2023 के तहत बनाई गई थी 22 अप्रैल 2023 को, और इस रिव्यू कमेटी को यह कहा गया था कि आप जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की कामकाज की समीक्षा करें। और अब चीफ सेक्रेटरी को, उसके बाद आप जानते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का फैसला भी आया, उसने भी कहा
कि ये पैनल को कहा कि आप 10 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट करें और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी को सबमिट करें, और चीफ सेक्रेटरी को ये कहा कि आप 10 दिनों के अंदर अंदर इसका फैसला करें और मेंबर जो सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के, उनको कन्वे करें कि उन्हें आगे क्या करना है। और जब तक ये फैसला उनको कन्वे नहीं होता तब तक कोई भी इम्तिहान जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का नहीं होगा। ये अभी तक का मामला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये कि 2021 अक्टूबर 2021 का मामला नहीं है, ये मामला 2020 से चलता आ रहा है, जब सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड से लेकर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को दी गई। 3 साल गुजर चुके, तीसरा साल खत्म होने वाला है। सितंबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर में अगर चुनाव जम्मू कश्मीर में शुरू हुए, नवंबर दिसंबर फिर चुनाव में जाएगा, तो इसका मतलब ये मामला लटकते लटकते मार्च तक जा सकता है। जहां तक सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का ताल्लुक है और जेई सिविल जल शक्ति का ताल्लुक है, बावसूख जराए से यह खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड दोनों मामलों में तैयार है कि जब भी हुकूमत उन्हें कहती है कि आप रिजल्ट डिक्लेयर करें, उन्हें सिर्फ 48 घंटे का वक्त चाहिए, वो 48 घंटे के अंदर अंदर जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके लिए वो तैयार है। इसका मतलब एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुका है। लेकिन अब हुकूमत का फैसला क्या होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुकूमत इन इम्तिहानों को लेकर ये कहेगी कि ठीक है ये इम्तिहान हो गए, अब आप इनका रिजल्ट निकालिए? क्या ये इम्तिहान स्क्रैप होंगे? ये सवाल आपके जहनों में घूम रहा है। मैंने पिछली बार भी अपने लाइव में कहा था और आज भी मैं उसी अंदाजे और उसी यकीन के साथ बात कर रहा हूं। जहां तक कोर्ट में जो मामला था, कोर्ट के मामले का जहां तक ताल्लुक है, कोर्ट की पिटिशंस भी मैंने पढ़ी हैं, उस मामले में साफ तौर पर यह है कि सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट हो, जेई सिविल जल शक्ति का मामला हो, दोनों मामलों में एप्टेक के ऊपर खदशा यह है कि वो बेईमानी कर सकता था, लेकिन दोनों मामलों में कोई शिकायत सामने नहीं आई है जिस शिकायत में यह कहा गया हो कि जेई सिविल जल शक्ति के इम्तिहान में या सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का जो इम्तिहान एप्टेक ने करा है, इन दोनों इम्तिहानों में चोरी हुई है, धांधली हुई है, बेईमानी हुई है, ठगबाजी हुई है। अगर ऐसा कोई भी सबूत या ऐसा कोई भी एविडेंस या ऐसी कोई भी शिकायत क्राइम ब्रांच के पास होगी, सीबीआई के पास होगी या उसके अलावा किसी और एजेंसी के पास होगी, तो जाहिर सी बात है वो सामने जरूर शिकायत आएगी। चूंकि कोई शिकायत कहीं पर है नहीं, मेरे नॉलेज में भी कहीं पर नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझसे कांटेक्ट भी करते हैं, उनमें से भी किसी स्टूडेंट ने ये नहीं कहा कि हमें इन इम्तिहानों को लेकर जिस तरीके से कराए गए, इनकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर या इनकी विश्वसनीयता के ऊपर हमको शक है। उनका यह कहना है कि जनाब चूंकि एप्टेक का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, उस ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि एप्टेक बाकी इम्तिहान जो जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं वो ना कराए। हालांकि बीच में डिमांड थी ये भी कि इन दोनों इम्तिहानों को भी स्क्रैप किया जाए, लेकिन उसके बाद कहीं किसी कॉर्नर से कोई बड़ा शोरगुल हुआ हो स्क्रैप को लेकर, वो मैंने सुना नहीं। नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत भी एविडेंस की बिना पर फैसले लेती है। हुकूमत ने अपने खुफिया तंत्र को भी काम पर लगाया होगा, हुकूमत ने बाकी एजेंसीज को भी काम पर लगाया होगा और उनको यह कहा होगा कि आप देखिए, जैसे पिछली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने संज्ञान लिया और एग्जाम स्क्रैप कर दिए, आप अगर एविडेंस है कहीं पर कोई क्रेडिबल, वो सामने लाइए, उसके बाद जाकर उस पर फैसला लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जहां तक रिव्यू कमेटी का ताल्लुक है, रिव्यू कमेटी के पास जो सबूत और रिव्यू कमेटी के पास जो रिकॉर्ड और रिव्यू कमेटी के पास जो तमाम चीजें अभी तक पहुंची हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, जो जराए बता रहे हैं, उसकी बिना पर इन दोनों इम्तिहानों को स्क्रैप करने की सिफारिश रिव्यू कमेटी ने की होगी, इसकी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। प्रोबेबिलिटी ज्यादा ये है, पॉसिबिलिटी ज्यादा ये है कि इन दोनों इम्तिहानों को स्क्रैप ना करके इनके रिजल्ट निकालने की सिफारिश रिव्यू कमेटी ने की होगी, ऐसी पॉसिबिलिटी है। और जैसे मैंने आपको कहा, ये पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज का खेल है। रिव्यू कमेटी ने क्या किया होगा वो तो चीफ सेक्रेटरी बेहतर जानते हैं। उसके बाद दूसरी बड़ी बात, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे सिग्निफिकेंट बात है, वो ये है कि ये सारा मामला जो गया, ये जो 3 साल स्टूडेंट्स के जाया हुए, ये जो 3 साल जो बच्चे स्ट्रेट लाइन के साथ 2020 में संपर्क करते थे, 2021 में संपर्क करते थे कि एज रिलैक्सेशन के लिए आप वीडियो करिए, अलग अलग वेब पोर्टल्स के साथ बात करते थे, एज रिलैक्सेशन के लिए वीडियो करिए, उन बच्चों की उम्रें आज कहां पहुंच गई? 32 साल, 33 साल, 35 साल, उन बच्चों की उम्रें पहुंच गई।
कैट के डिसीजन के बावजूद, कैट ने जो उनको एज रिलैक्सेशन दिलवाई उसके बावजूद क्या उस एज रिलैक्सेशन का उनको कोई फायदा होगा? जब वो दौड़ने जाएंगे, आप जानते हैं 3 साल में एक इंसान की बॉडी में कितनी डिटेरियोरेशन आती है, और 3 साल तक मेंटल टेंशन और मेंटल ट्रॉमा उससे गुजरना, और उस ट्रॉमा के साथ साथ में उस एक तो ट्रॉमा को भी झेलना और उस ट्रॉमा के साथ साथ में दौड़ना भी, दौड़ की तैयारी भी करना, इसके लिए बड़ी हिम्मत, बड़ी ताकत की जरूरत है। इंसान एक इम्तिहान को एक बार देता है और अगर काबिल होते हुए भी उस इम्तिहान को स्क्रैप कर दिया जाता है, उस इंसान की हिम्मत टूट जाती है। दोबारा उस इम्तिहान में बैठने के लिए उसे बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है। जाहिर सी बात है, अब ये सब कुछ, ये मेंटल ट्रॉमा जिससे ये तमाम बच्चे गुजरे हैं, हुकूमत को उसके बारे में भी बड़ी गहराई के साथ सोचना होगा। नंबर 1 कि रिव्यू कमेटी ने क्या सिफारिश की इम्तिहानों के, मैं जाती तौर पर यह मानता हूं कि सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट, जेई सिविल जल शक्ति, दोनों मामलों में मेरा जाती तौर पर यह मानना है कि इन दोनों मामलों में सरकार को रिजल्ट निकालना चाहिए, ताकि बच्चों का वो जो मेंटल ट्रॉमा, उनकी जो मेंटल टेंशन है वो खत्म हो। और जब रिजल्ट निकलेगा, अगर रिजल्ट निकलने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स एक दूसरे को ज्यादा बेहतर जानते हैं, अगर रिजल्ट के बाद स्टूडेंट्स को फिर भी लगता है कि इसमें कुछ दाएं बाएं हैं, तो जाहिर सी बात है इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टूडेंट्स उन इंस्टीट्यूशंस के पास जाकर दोबारा से गुहार लगा सकते हैं, और मैंने आपको कहा हेवंस विल नॉट फॉल। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि जिनके 3 साल जाया हो गए, कौन लोग हैं जिम्मेदार उनके लिए? नंबर 1, उनके लिए पहले ही जिम्मेदार फौज वो है, उन स्टूडेंट्स की फौज जिम्मेदार है जिन स्टूडेंट्स ने पेपर खरीदे। नंबर 2, वो मुलाजिमीन, वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं जिन लोगों ने पेपर बेचने और पेपर खरीदने के इस खेल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और नंबर 3, वो लोग जिम्मेदार हैं जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इस इम्तिहान को फुल प्रूफ बनाएं, आप इस इम्तिहान में कोई बेईमानी, कोई चोरी ना होने दें। ये 3 पार्टियां हैं जो जिम्मेदार हैं। अब इन 3 पार्टियों में से किस पार्टी पर हुकूमत ने क्या एक्शन लिया? चार्जशीट को सीबीआई ने कोर्ट में दायर की है। जेकेएसएसबी से यह हुकूमत के लिए कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है उन स्टूडेंट्स के नाम मालूम करना, उनकी पेरेंटेज और उनकी रेजिडेंशियल एड्रेसेस मालूम करना कि जिन लोगों के चार्जशीट में नाम हैं और जो लोग कोर्ट में इस वक्त तारीखें भुगत रहे हैं, जिनको लेकर सीबीआई ने पूरी कहानियां अपनी चार्जशीटों में सुनाई हैं, उन स्टूडेंट्स को तब तक डीबार कर दिया जाना चाहिए जब तक उन स्टूडेंट्स का नाम इन केसेस से क्लियर नहीं होता। एक सरकारी मुलाजिम के लिए क्या है कि अगर विजिलेंस में किसी सरकारी मुलाजिम का केस बनता है, तो आप जानते हैं कि जब तक वो केस उस सरकारी मुलाजिम के ऊपर चल रहा होता है, उसके बीच में अगर उसकी कहीं रिटायरमेंट हो जाए, तो तब तक उसको पेंशन नहीं मिलता है, जब तक उसको विजिलेंस क्लियरेंस ना मिले, जब तक उसकी विजिलेंस वाले केस से जब तक उसका छुटकारा ना हो। तो स्टूडेंट्स, और तो वो स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स की वजह से 97,000 नहीं बल्कि 2 लाख के करीब स्टूडेंट्स जो हैं अजाब अताब का शिकार हुए हैं, मेंटल ट्रॉमा का शिकार हुए हैं, उन स्टूडेंट्स को डीबार करने की जो मांग स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो जेन्युइन है, जस्टिफाइड है, और कोई मुश्किल काम जेकेएसएसबी के लिए या हुकूमत के लिए नहीं है कि उन स्टूडेंट्स के नाम मालूम किए जाएं, और उन स्टूडेंट्स के नाम मालूम करने के बाद जेकेएसएसबी से सिफारिश की जाए, उनको ये कहा जाए कि भाई जब तक इनके ऊपर ये जो मामला सीबीआई का बना हुआ है, इन्हें क्लीन चिट जब तक सीबीआई नहीं देती, ये जम्मू कश्मीर में किसी इम्तिहान में नहीं बैठ सकते, ना पीएससी के, ना जेकेएसएसबी के, ना कोई और रिक्रूटमेंट का इम्तिहान जम्मू कश्मीर में अगर होगा, किसी इम्तिहान में बैठने की इनको इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, कोर्ट ये कहती है कि जब तक एक आदमी मुजरिम साबित ना हो जाए, जब तक एक आदमी का जुर्म साबित नहीं होता, तब तक वो मुजरिम नहीं कहलाता। लेकिन अगर किसी शख्स के ऊपर इल्जाम लग रहा है और उसके बाद उस इल्जाम की पड़ताल देश की एक विश्वसनीय एजेंसी कर रही है, तो फिर यह जरूरी है कि इन स्टूडेंट्स को तब तक इम्तिहान से कि सारे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से बाहर रखा जाए जब तक कि इनको क्लीन चिट सीबीआई से नहीं मिलता। आप सीबीआई से चिट्ठी एक लिखवाइए कि जनाब कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन स्टूडेंट्स को आपको लगता है कि जिनका नाम इसमें धकेला गया है पर उनके खिलाफ कोई सबूत आपके पास नहीं है, तो आप लिस्ट दें हमें, ताकि हम उनको इम्तिहान में बैठने की इजाजत दें, बाकियों को इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी और एक और इंपॉर्टेंट मांग,
जो मुझे लगता है विच इज अगेन जस्टिफाइड, उस पर भी सरकार को गंभीरता के साथ सोचना चाहिए। और ये मांग जो है, ये सरकार की जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की ड्राइव है, उस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की ड्राइव में एक, यूं समझ लीजिए, एक मोहर का काम करेगी। ये जो मांग है, ये उस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की ड्राइव को जो है और ज्यादा मजबूत करेगी। जहां आपने विसल ब्लोअर का कानून लाया है, जहां आपने अन्य कई और कानून लाए हैं, जिन कानूनों के जरिए आपने आम आदमी को एम्पावर किया है। मिसाल के तौर पे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता का एक इनिशिएटिव ये कि ई गवर्नेंस, 1100 से ज्यादा सर्विसेज आज आपको ऑनलाइन मिल रही हैं। 1100 सर्विसेज अब आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या बड़ी बात हो जाएगी अगर एक कानून आ जाए जिस कानून में यह हो कि अगर पेपर लीक में कोई पकड़ा जाता है या पेपर लीक की कहीं कोई शिकायत आती है तो उनके खिलाफ ये मामला बनेगा। तो कानून तो बनाया जा सकता है पेपर लीक के खिलाफ, और सख्त कानून बनाया जाए, और इस तरह का कानून बनाया जाए जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के मॉडल पर हो। यानी इससे बड़ा जुर्म 21वीं सदी में क्या हो सकता है कि आप स्टूडेंट्स के कैरियर के साथ खिलवाड़ करते हैं और आप छूट जाते हैं। और इस कानून के जुमरे में सब लोग आने चाहिए, वो भी जो दलालों का काम करते हैं, वो भी जो ऑफिशियल पोजीशंस पर बैठकर अपनी कुर्सियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, और वो लोग भी जो अपने बच्चों को सरकारी मुलाजमत दिलवाने के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं ताकि उनके नालायक और निकम्मे बच्चे जो हैं वो सिस्टम का हिस्सा बने। ये होना चाहिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, वो तमाम लोग जो इसमें मुलविस हैं, जब भी सीबीआई अपनी चार्जशीट फाइल करती है और उसमें पता चलता है कि ये वो सरकारी मुलाजिम हैं जो इस पूरे मामले में लिप्त थे, इन्वॉल्व थे, इनकी इन्वॉल्वमेंट के सबूत हमारे पास हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपके पास संविधान है और संविधान आपको साफ तौर पर यह कहता है कि वो लोग जो सिस्टम को सड़ा रहे हैं, जो सिस्टम के अंदर सड़े गले हैं, उन लोगों को सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाए। एक आदमी नालायक हो सकता है, अगर ईमानदार है तो बहुत कीमती है, लेकिन अगर एक आदमी बहुत लायक है, बड़ा काबिल है, लेकिन बेईमान और चोर है, इस तरह के आदमी का सिस्टम में होना सिस्टम के लिए कुछ हद तक तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन एक वक्त आएगा जब आपको महसूस होने लगेगा कि इससे अच्छा वो नालायक था जो सिस्टम के अंदर रहकर ईमानदार था और अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहा था। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये वो वक्त है, यानी जैसे मैंने आपको कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिस तरीके से रिक्रूटमेंट के इस सारे प्रोसेस को लेकर जिस तरीके से उन्होंने फैसला लिया कि चलिए स्क्रैप, दोबारा होगा इम्तिहान, उसके बाद और बड़ा फैसला कि ओएमआर बेस्ड इम्तिहान कराएंगे, उसके बाद और बड़ा फैसला कि एप्टेक से नहीं कराएंगे, उसके बाद और बड़ा फैसला कि आप टीसीएस की मांग कर रहे हैं, टीसीएस से बातचीत करेंगे, अगर वो कम पैसे पे मानते हैं तो टीसीएस के जरिए इम्तिहान कराएंगे। तो अगर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन इतने कदम आगे जा रही है, और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता लगभग 1400 से ज्यादा सर्विसेज को ऑनलाइन कर चुके, बेईमानों और चोरों के हाथों से अगर सब कुछ छीना जा रहा है, तो एक कानून बनाने से मुझे नहीं लगता कोई बड़ा फर्क पड़ेगा। रूल्स के अंदर अमेंडमेंट कर दी जाए, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जीएडी के रूल्स के अंदर कुछ तरमीम की जा सकती है, जिसमें एक छोटा सा क्लॉज डालकर जो है कहानी खत्म की जा सकती है कि अगर कोई भी आदमी पेपर लीक के मामले में पकड़ा जाता है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि वो आदमी सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम के लिए नहीं, बल्कि वो आदमी लाखों बच्चों का दुश्मन है। वो आदमी सिस्टम का दुश्मन है। वो आदमी उन बच्चों का दुश्मन है जो बच्चे मुझे प्रेस क्लब के बाहर मिला करते थे जब मैं प्रेस क्लब के बाहर उनसे उनके इंटरव्यूज करने के लिए जाता था। मुझे वो बच्चियां आज भी याद हैं जिनकी आंखों में आंसू देखता था मैं। मुझे वो आज भी एक बच्ची याद है जिसने बड़ी बार फोन करके मुझे कहा कि सर मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूं, परेशान हो चुकी हूं, क्या करूं, कितनी बार ये इम्तिहान यहां कैंसिल होंगे। और इस वक्त के सिस्टम पर, इस वक्त जो सिस्टम एग्जिस्टिंग सिस्टम है, इस पर लोगों को जबरदस्त यकीन और विश्वास है। आप वो एसएमजीएस हॉस्पिटल में काम करने वाले एमटीएस बच्चों से मैं मिला,
दिल को खुशी हुई कि छोटी सी उम्र में ये बच्चे जो है कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनके चेहरे देखकर इंसान का दिल खुश होता है। क्या बात है, 22-24 साल की उम्र में आपको नौकरी मिल रही है, सरकारी मुलाजमत मिल रही है, और आप भविष्य हैं, आप फ्यूचर हैं हमारा। तो अब जब आप हमारा फ्यूचर हैं, आप हमारा मुस्तकबिल हैं, तो जाहिर सी बात है मुस्तकबिल को लेकर, और नौजवान मुस्तकबिल, हैंडसम मुस्तकबिल किसे पसंद नहीं होगा। बड़ी बड़ी खुशी हुई उनको देखकर, और लगा वहां पर कि सिस्टम काम कर रहा है। अभी पीछे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो सिविल सर्विस का 2022 का बैच निकाला, वो डोडा के गांव में रहने वाले 3 भाई बहन, उनकी सिलेक्शन हुई। वो किश्तवाड़ की चोटी पर रहने वाला एक गांव में कच्चे मकान में रहने वाला एक बच्चा जो है, उसकी सिलेक्शन हुई। वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर बन गया। अब मुझे बताइए, जब ये सब चीजें मैं सुनता हूं तो मैं गदगद क्यों होता हूं, खुश क्यों होता हूं? खुश इसलिए होता हूं क्योंकि मैं भी खुद एक गरीब क्लर्क का बेटा हूं, और हमने सिस्टम के जुल्म और सिस्टम की परेशानियां झेली भी हैं और झेल भी रहे हैं। हमने देखा कि सिस्टम कमजोर आदमी को किस तरीके से दबाता और दबोचता है। हमने देखा कि सिस्टम किस तरीके से टैलेंट, कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, इन तमाम चीजों को दरकिनार करता है। मैंने आपको मिसाल भी पेश की थी कि 2010 में मेरी छोटी सिस्टर ने, उसने सिविल सर्विस का इम्तिहान क्वालिफाई किया, बिना किसी ट्यूशन के उसने प्रीलिम्स किया, मेंस किया, लेकिन जब इंटरव्यू की बारी आई, वहां हमारा कोई रिश्तेदार जो है पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं था, हमें जानने वाला कोई पीएससी में नहीं था। अगर होता, हम सिफारिश करते, तो शायद आज मेरी बहन भी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इस वक्त एक सिविल सर्वेंट होती। और ना ही मेरे पिताजी किसी सियासी जमात के जिला अध्यक्ष होते, किसी सियासी जमात के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होते, तो शायद तब भी काम बन जाता। किसी जमात के कार्ड होल्डर होते, किसी जमात के लंबरदार होते, तो शायद वो बात बन जाती। अल्लाह उनको, मेरे पिताजी को जन्नत नसीब करे। उनको चूंकि ना उन्हें दुनिया जानती थी, ना हमें दुनिया जानती थी, तो इसलिए उस वक्त हमें हमारी कैपेबिलिटी और पोटेंशियल के मुताबिक कुछ नहीं मिला। पूरी जिंदगी जर्नलिज्म में मैं स्ट्रगल करता रहा। अपनी कैपेबिलिटी और अपनी पोटेंशियल और अपनी काबिलियत की बिना पर अपना सीवी बहुत सारे अखबारों के दफ्तरों में दिया, लेकिन किसी एडिटर साहब को हमारा सीवी पसंद नहीं आया। जम्मू के बड़े महान एडिटर हैं, उनको भी अपना सीवी दिया। वो इंटरव्यू के लिए हमें नहीं बुला सके, क्योंकि उनको लगा कि अगर इंटरव्यू उसका कर दिया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। कश्मीर के बड़े अखबार के बड़े एडिटर से बड़ी बार गुजारिशें की कि जनाब एक छोटी सी नौकरी जो है वो आपके दफ्तर में चाहिए, लेकिन वो छोटी सी नौकरी नहीं मुझे मिल सकी, क्योंकि कंगन के एक लीडर और जम्मू का एक बड़ा लीडर जो है उसे मेरी शक्ल पसंद नहीं थी। और वो कंगन के लीडर और जम्मू के इस लीडर से पूछा करते थे कि जनाब बताइए मुलाजमत दी जाए कि नहीं दी जाए। जब तक वो दोनों ठप्पा नहीं लगाते थे, मोहर नहीं लगाते थे, तब तक आपकी काबिलियत की सर्टिफिकेशन नहीं हुआ करती थी। और आपके काबिल होने का मतलब उस वक्त यह था कि आपको कोई लीडर सर्टिफाई करना चाहिए था। और एक बड़े लीडर ने मुझे कहा कि क्या सिस्टम के खिलाफ ये कहानियां लिखते रहते हो, फूल पत्तों की कहानी लिखा करो, लिखोगे भोर का गार्डन बड़ा अच्छा है, इससे तुम्हारे कैरियर में तुम तरक्की करोगे, बहुत आगे जाओगे। ये मिसालें हमें मिला करती थी। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि मैंने सिस्टम को झेला है, सिस्टम को देखा है, और इसीलिए 5 अगस्त 2019 के बाद वाले सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी अगर मुझे नजर आ रही है, तो मैं बोल रहा हूं कि ट्रांसपेरेंसी है इस सिस्टम में। आप लोगों को भी इस ट्रांसपेरेंसी में अगर यकीन है, तो इसका मतलब कुछ तो कहीं ठीक हो रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर सिस्टम में इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, सिस्टम में इतने सारे बदलाव आ रहे हैं, इनका फल खाने का मुझे तो मौका मिलेगा नहीं, मेरे परिवार में किसी को मौका मिलने वाला नहीं, क्योंकि हम लोग किसी इम्तिहान में बैठने के लिए जब एलिजिबल ही नहीं है। और हमारे कोई आगे जनरेशन है तो ऐसी भी कोई बात अभी तक नहीं है कि वह हमारी कोई अगली जनरेशन है जिसने किसी इम्तिहान में बैठना है, तो वो भी कोई मामला नहीं है। तो इसका मतलब इन इम्तिहानों से, इन इम्तिहान के प्रोसेसेस से हमारा कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमदर्दी आप बच्चों के साथ ये कि आप लोग अपनी छोटी उम्रों में जो सरकारी मुलाजमत में जाएंगे और सरकारी अफसर बनेंगे, आप सिविल सर्वेंट होंगे, आप पुलिस के अफसर होंगे, आप नायब तहसीलदार, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में आप जब कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे, तो उससे मेरे जम्मू कश्मीर का भी भला होगा और मेरे देश का भी भला होगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं लगभग हर एक चीज जो सोशल मीडिया के ऊपर आती है वो देखता हूं।
जहां मुझे लगता है कि कोई जेन्युइन बात कर रहा है तो उसे जरूर मैं भी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। लेकिन जहां मुझे लगता है कि कोई शख्स देशभक्ति की आड़ में, देश की आड़ में अपने किसी दूसरे एजेंडे को चलाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ना तो मैं सुनता हूं और ना ही मुझे ऐसे नेगेटिव लोगों को सुनने की कोई जरूरत है। लेकिन हां, कुछ बच्चे हैं जो अलग अलग मूवमेंट्स का हिस्सा रहे, आज भी अलग अलग मूवमेंट्स का हिस्सा हैं। उन बच्चों को लेकर, जैसे मैंने आपको कहा, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट सिफारिशात हैं और किसी वीडियो में ही मैंने देखी होंगी ये सिफारिशात, कि एक तो आप पेपर लीक को लेकर एक सख्त कानून बनाएं, और कानून बनाने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके पास पब्लिक सेफ्टी एक्ट है। उस एक्ट में एक शिक और ऐड करनी है कि अगर पेपर लीक के मामले में कोई मुलविस पाया जाता है, वो चाहे सरकारी मुलाजिम हो, पुलिस का अफसर हो, आम आदमी हो, दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो, दूध बेचने वाला हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और तीसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि जो लोग पेपर लीक में मुलविस हैं, जिनको सीबीआई अपने दफ्तर रोज बुला रही है, जिनके नाम चार्जशीटों में हैं, उन स्टूडेंट्स को तब तक किसी भी रिक्रूटमेंट इम्तिहान में बैठने की इजाजत ना दी जाए जब तक कि उनके नाम सीबीआई क्लीन चिट इशू नहीं करती, या सीबीआई ये नहीं कहती कि हमें इनके ऊपर कोई शक नहीं है, इन्हें अगर आप किसी इम्तिहान में बिठाना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि जेन्युइन जस्टिफाइड। और बाकी आप तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश, अपनी आने वाले 21 तारीख से आपके इम्तिहान शुरू होने जा रहे हैं, उनकी तैयारी कीजिए, कान खुले रखिए, आंखें खुली रखिए, और कोई भी चीज अगर आपको पता चलती है जिससे आपको लगता है कि ये रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को दोबारा से हाईजैक करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, तो उसे मुझे नहीं बल्कि आप एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसर्स से बात करिए। आप क्राइम ब्रांच में काबिल, लायक, ईमानदार एसएसपी हैं इस वक्त जो जम्मू में, जिनको मैं जानता हूं। मैं कश्मीर में कौन एसएसपी क्राइम है मैं नहीं उनसे वाकिफ हूं, तो उनके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन एसएसपी क्राइम जम्मू को मैं जाती तौर पर चूंकि जानता हूं, बहुत ईमानदार आदमी हैं, उनसे आप बात कीजिए। आप एंटी करप्शन ब्यूरो में जो इस वक्त एंटी करप्शन ब्यूरो को हेड करते हैं, आप उनके दफ्तर में जाकर उनसे बात कीजिए। और अगर वहां बात नहीं बनती तो सीबीआई में एक बड़ी काबिल और लायक टीम बैठी हुई है, आप उस टीम के जो ऑफिसर हैं उनसे बात कीजिए और उनको जो कुछ आपके पास डिटेल्स आ रही हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर यहां भी बात नहीं बनती तो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को लिखिए, वहां बात नहीं बनती सीआईडी विभाग को लिखिए, वहां बात नहीं बनती पुलिस के जो एडीजीपी जम्मू है उनसे बात कीजिए, एडीजीपी कश्मीर है उनसे बात कीजिए, एसएसपी जम्मू है, एसएसपी कश्मीर है, एसएसपी श्रीनगर है, इनसे बात कीजिए, अपने नजदीकी थानेदार से बात कीजिए, उनको पास जाइए, उनको कहिए कि ये शिकायत हमारे पास है, ताकि मैं, आप, हम सब मिलकर इस रिक्रूटमेंट दोबारा से जो सरकार शुरू करने जा रही है इसे ट्रांसपेरेंट, फ्री और फेयर इंश्योर करें, ताकि काबिल, लायक, यंग, डायनामिक बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हों। हमारे आने वाला कल जो है वो बड़ा खूबसूरत, और हमारा आने वाला कल जो है वो मतलब रोशन हो, इसकी मुझे और आपको उम्मीद और तवक्का करनी चाहिए। तो मैंने आपको जैसे डिटेल में ये बात बता दी है कि मेरा ज़ाती तौर पर ये मानना है कि रिव्यू कमेटी, जैसे मेरे पास जो रिपोर्ट भी है कि रिव्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता को सबमिट कर दी है। उनको रिपोर्ट सबमिट करने के बाद अब गेंद उनके पाले में है और वो रिव्यू कमेटी के ऊपर की रिपोर्ट के ऊपर फैसला लेकर सेक्रेटरी एसएसबी को कन्वे करेंगे। जब वो कन्वे होगा, अगर वो उनको कहते हैं कि आप सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट, जेई सिविल जल शक्ति दोनों के रिजल्ट निकालें, तो रिजल्ट निकलेंगे, आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। और अगर कोई और खबर आती है तो वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद और तवक्का यही है कि खबर अच्छी ही होगी। और आप लोगों से गुजारिश ये कि आप लोग अपनी मेहनत करते रहें, अपना हार्डवर्क करते रहें, और ये बात भी समझें कि आप सिर्फ जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल नहीं बल्कि आप अपने घर वालों का भी मुस्तकबिल है। उन्हें भी आपसे बहुत सारी तवक्कात वाबस्ता हैं, उन्हें भी आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगी हुई हैं। तो इसलिए आप लोग अपना हार्डवर्क करते रहें, मेहनत करते रहें। नेगेटिव वाइब्स जहां से आ रही हों, नेगेटिव एनर्जी जहां पर हो, उससे बिल्कुल किनारा कशी करके रखें और पॉजिटिविटी और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आने वाले अपने कल को अप्रोच करें। तो मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और अगर इस रिव्यू कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की है चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता को, उसको लेकर वो क्या फैसला होने वाला है या वो उन्होंने कोई फैसला ले लिया नहीं लिया, अगर उसको लेकर मुझे कोई भी खबर मिली
तो फौरन दोबारा आपके साथ जुड़ूंगा।